नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। राजस्थान की राजनीति में समय समय पर बदलाव होता रहा है, चाहे चुनाव कोई भी रहा हो, लेकिन राजस्थान का चुनाव हमेशा अलग ही रहा है। कुछ ऐसा ही रहा राजस्थान का पंचायत और जिला परिषद का चुनाव, जहां कई दिग्गजों की जमीन खिसकी तो कहीं उम्मीदवारों की किस्मत चमकी है। क्या रहा राजस्थान का पंचायत और जिला परिषद के चुनाव का परिणाम, देखिए इस पर खास रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति का अंदाज सबसे अलग और सबसे जुदा है। यही कारण है कि राजस्थान की राजनीति समय समय पर करवट लेती रहती है, चाहे वो निगम चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव। जनता का मत ये बता ही देता है कि जनता ने हाथ का साथ दिया या फिर कमल खिलाया। और कुछ ऐसा ही रहा राजस्थान का पंचायत और जिला परिषद का चुनाव, जहां चुनावी परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहे। पूरे चुनाव में एक बात तो साफ हो गई, जिसने स्थानीय मुद्दों पर काम किया, जनता ने उसे ही अपना आशीर्वाद दिया, क्योंकि चुनावी परिणामों में स्थानीय मुद्दों का खूब जोर चला। पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बनाई बढ़त। बीजेपी के 1805 उम्मीदवार जीते, कांग्रेस के 1686 उम्मीदवारों को मिली जीत। बीजेपी ने 1833 सीटों पर किया कब्जा, कांग्रेस ने 1713 सीटों पर जमाया कब्जा। 413 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत। 56 सीटों पर आरएलपी को मिली जीत। राजस्थान में 636 जिला परिषद सदस्य और 4371 पंचायत समिति के चुनावी नतीजों ने बीजेपी को बढ़त और सत्तारूढ़ कांग्रेस को झटका दिया है। जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस 121, बीजेपी 190 और आरएलपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। 636 जिला परिषद सदस्यों के लिए 1778 उम्मीदवार और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 12636 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनावी नतीजों में बीजेपी को मिली बड़ी लीड ने कांग्रेस के दिग्गजों की जमीन खिसका दी है। चुनावी नतीजों में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस के उन चेहरों को लगा जो राजस्थान कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, जिनमें सचिन पायलट, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, उदयलाल आंजना और अशोक चांदना शामिल हैं, क्योंकि ये अपने ही गढ़ में मजबूती का दावा करते थे, लेकिन इन्हीं चेहरों के क्षेत्र में कांग्रेस हार गई। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कांग्रेस के दिग्गज कैसे हुए धाराशायी। लक्ष्मणगढ़, डोटासरा का गढ़। कांग्रेस केवल 11 ही सीट जीत सकी, बीजेपी को 13 सीटों पर जीत मिली। टोंक, पायलट का गढ़, 7 सीटों पर सिमटी कांग्रेस, 9 सीटों पर बीजेपी का दबदबा। अजमेर, रघु शर्मा का गढ़, 9 पर बीजेपी को बढ़त, 2 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। निम्बाहेड़ा, उदयलाल आंजना का गढ़, 14 सीटों पर बीजेपी की जीत, 3 सीट पर जीत पाई कांग्रेस। हिंडौली, अशोक चांदना का गढ़, 13 पंचायत समितियों पर बीजेपी का कब्जा, 10 पर कांग्रेस को मिली जीत। नावा, महेंद्र चौधरी का गढ़, 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, 6 सीट पर कांग्रेस की जीत। देखा जाए तो कांग्रेस के दिग्गज अपने गढ़ में कुछ खास कमाल नहीं कर सके। कांग्रेस की हार की बड़ी वजह संगठन में गैर मौजूदगी, विधायकों के भरोसे रहना और टिकट बंटवारे में परिवारवाद का आरोप रहा। कांग्रेस पर आरोप लगे कि विधायकों ने ज्यादातर टिकट रिश्तेदारों को बांट दिए और खामियाजा आपके सामने है। लेकिन कांग्रेस की हार के कई सियासी मायने भी हैं। पहला ये, अगले साल उपचुनाव है। ऐसे में
पंचायत चुनाव की हार कांग्रेस का मनोबल गिरा सकती है, तो वहीं दूसरी ओर हार के बाद पार्टी में असंतोष का खतरा बढ़ गया है। तीसरी सबसे बड़ी वजह आने वाले समय में कांग्रेस में संगठन और राजनीतिक नियुक्तियों का होना। ऐसे में जिन जिन मंत्रियों और विधायकों के क्षेत्र में कांग्रेस हारी है, उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। देखा जाए तो इस चुनाव में माननीयों का रिपोर्ट कार्ड पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। तो वहीं दूसरी ओर गांव की सरकार में किसान आंदोलन का भी कोई खास असर नहीं पड़ा और इसी का नतीजा रहा कि बीजेपी ने गांव में कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर अपना दावा मजबूत किया। बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह पार्टी की रणनीति रही। बीजेपी पिछले 3 महीनों से गांव में कृषि कानून को लेकर लगातार प्रचार कर रही है। मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लेकर बीजेपी आमजन का विश्वास जुटाने में काफी हद तक कामयाब रही और शायद यही वजह है कि नतीजों में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसकी रणनीति ने उसे जीत दिला दी। सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के कई उम्मीदवारों ने पहली बार जीत दर्ज की, यानी कि आरएलपी गेम बिगाड़ने में कांग्रेस का कामयाब रही। बीजेपी की बढ़त कांग्रेस के लिए चिंता बनी, तो वहीं चुनाव नतीजों ने आने वाले समय के लिए एक बड़ा संकेत भी दे दिया कि ग्रामीण परिवेश की जनता के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में 10 दिसंबर और 11 दिसंबर की तारीख काफी अहम है, क्योंकि 10 दिसंबर को उप प्रधान और 11 दिसंबर को उप प्रमुख का चुनाव होना है। ऐसे में अब ये वक्त ही तय करेगा कि बीजेपी की रणनीति काम आएगी या फिर कांग्रेस की चाल कामयाब होगी। न्यूज इंडिया के लिए विपुल माहेश्वरी की रिपोर्ट। तो पंचायत चुनावी नतीजों पर एक खास रिपोर्ट आपने देखी, जहां साफ तौर पर अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से दावा ये किया जा रहा था, जीत का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन उस प्रकार की जीत कांग्रेस को नहीं मिली। दिग्गजों के गढ़ में भी इस बार कांग्रेस को हार मिली है। ये पहली बार एक दशक में ऐसा हुआ है, क्योंकि माना राजस्थान में ये जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसे कहीं ना कहीं फायदा होता है, लेकिन एक दशक में फिलहाल इस बार ये नहीं हुआ है। जिस तरीके की बढ़त बीजेपी को मिली है, कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब चिंता का विषय ये बनता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में 636 जिला परिषद सदस्य और 4,371 पंचायत समिति के ये चुनाव नतीजे घोषित हुए हैं। तो चलिए इसी विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर सुजीत शर्मा संवाददाता जुड़ रहे हैं झुंझुनू से। सुजीत, जिस तरीके से पंचायत चुनाव की हम बात कर रहे हैं और बीजेपी का दबदबा इस बार कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिला है, अगर झुंझुनू की मैं बात करूं तो किस तरीके की तस्वीर वहां से नजर आई? जी आयुष, बिल्कुल आपको बता दूं कि पंचायत राज चुनाव की अपन बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा अपने को देखने को मिला है। कांग्रेस के अंदर झुंझुनू जिले के अंदर फूट नजर आई है। पंचायत चुनाव की बात करें तो उदयपुर वाटी विधानसभा की अपन बात करें तो उदयपुर वाटी विधानसभा में इस बार निर्दलीय को अगर मिला लिया जाए तो बीजेपी का प्रधान बैठने के चांस है, क्योंकि कांग्रेस की ज्यादा सीटें है वो बीजेपी के खाते में आई है। और अपन बात करें क्षेत्रीय पंचायत की तो क्षेत्रीय पंचायत भाजपा को भाजपा का प्रधान बैठेगा क्षेत्रीय पंचायत में। अब अपन बात करें चिड़ावा की तो चिड़ावा पंचायत समिति के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी को हार देखने को मिली है। यहाँ पे निर्दलीय को मिला के कांग्रेस भी अपना प्रधान बना सकती है। और अपन बात करें अग्रसेन पंचायत की तो अग्रसेन पंचायत में भी कांग्रेस का प्रधान बनेगा। और साथ ही साथ अपन बात करते हैं जिला परिषद चुनाव की तो जिला परिषद चुनाव के अंदर 6 दशक बाद पहली बार ऐसा मौका है तो बीजेपी के अंदर खुशी का माहौल है कि 6 दशक बाद पहली बार जिला प्रमुख है वो बीजेपी का झुंझुनू के अंदर बैठेगा। अगर सुजीत चूक की हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि देखिए दावा लगातार किया जा रहा था प्रदेश सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि पंचायत चुनाव में भी जिस तरीके से निगम में कहीं ना कहीं जीत मिली है उस प्रकार से पंचायत चुनाव में भी कहीं ना कहीं जीत मिलेगी। क्या कुछ लगता है कहां पर पार्टी चूक गई है? क्योंकि अब जिस तरीके से पहले भी हम लगातार इस बारे में बातचीत करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी के अंदर अंतर कलह की यहाँ पर बातचीत सामने आ रही थी। आपको क्या कुछ लगता है कि कहां पर आखिरकार पार्टी चूक गई है?
ऐसी आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंतःकलह की बात है वो झुंझुनू के अंदर भी सामने आई है। झुंझुनू के अंदर भी कांग्रेस जो पार्टी है वो दो गुटों के अंदर बटी हुई है। आपको बता दूं कि दो अलग अलग गुटों के अंदर कांग्रेस पार्टी बटी हुई है। उसका खामियाजा अब पंचायत चुनाव के अंदर और जिला परिषद चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिला परिषद जो मेंबर होता है वो 6 दशक से कांग्रेस पार्टी का बनता आ रहा था, लेकिन इस बार पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। 20 सीटें बीजेपी के खाते के अंदर आई है और इस बार जिला परिषद जो मेंबर है, जिला प्रमुख, वो बीजेपी का यहाँ पे बैठेगा। जी कहीं ना कहीं माना जाए कि झुंझुनू में हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है, गढ़ एक तरीके से कांग्रेस का इसे माना जा रहा था, जहां इस बार बीजेपी ने कब्जा किया है। तो चलिए अब हमारे साथ यहाँ पर आप बने रहिए। सुजीत, हमारे साथ यहाँ पर हितेश बालम जुड़ रहे हैं अजमेर से, संवाददाता, उनसे जान लेते हैं। हितेश, जिस प्रकार से अगर अजमेर में बात करूं तो स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का गढ़ इसे मारा जा रहा है और जिस प्रकार की हार कहीं ना कहीं मिली है कांग्रेस को अजमेर में, सारा ठीकरा कहीं ना कहीं रघु शर्मा द्वारा फोड़ा जाएगा। जी, पंचायत की परीक्षा में कांग्रेस पूरी तरह फेल हुई है। जिला परिषद चुनाव में गांव के मतदाताओं ने भाजपा को दिया बहुमत। जी, भाजपा को चौथी बार बहुमत मिल रहा है। 21 वार्डों में जीती भाजपा, वहीं 11 सीटों पर सफलता मिली है कांग्रेस को। क्या कुछ लगता है हितेश, क्योंकि देखिए अजमेर एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है प्रदेश का और कहीं ना कहीं नजर लोगों की रहती है, क्या कुछ लगता है कहां पर आखिरकार चूक हो गई है पार्टी से जो इस प्रकार की हार का सामना इस बार करना पड़ा है? ये पार्टी की आपसी छूट का ही नतीजा है जो परिणाम इस तरह आए हैं। जी हितेश, क्या कुछ और लगता है, क्योंकि देखिए हमेशा से ये बात सामने आ रही है कि आपसी फूट कहीं ना कहीं, जिस प्रकार के नतीजे सामने आए हैं, आपसी फूट कहीं ना कहीं देखने को मिली है पार्टी के अंदर और उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव के परिणामों पर भी पड़ा है। और अगर और जगहों की मैं बात करूं तो लगातार ये भी सामने आ रहा था कि प्रचार प्रसार पार्टी के नेताओं की तरफ से नहीं किया गया। क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर हो गया था अपनी जीत को लेकर और इसीलिए पंचायत चुनाव में ध्यान नहीं दिया गया पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से? जी बिल्कुल, यही बहुत बड़ा कारण रहा है कि कांग्रेस को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हितेश तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। तो पंचायत चुनाव की आज हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से परिणाम सामने आए हैं, बीजेपी का दबदबा कई क्षेत्रों में देखने को मिला है। कांग्रेस के गढ़ जहां पर मारे जा रहे थे वहां पर बीजेपी ने अपना कब्जा इस बार जमाया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के 1805 उम्मीदवार पंचायत चुनाव में जीते हैं और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 1686 उम्मीदवारों को इस बार जीत मिली है। इसी के साथ अगर बात करें तो इन चुनाव नतीजों ने कहीं ना कहीं भविष्य की तस्वीर भी साफ कर दी है कि क्या कुछ आगे भविष्य में राजस्थान की राजनीति में रहने वाला है। अगर गढ़ की हम बात करें तो टोंक, जो कि सचिन पायलट का गढ़ माना जाता था, वहां पर भी सिर्फ 7 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। अजमेर से अगर हम बात करें तो रघु शर्मा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका गढ़ ये माना जाता था, जहां बीजेपी को 9 सीटें मिली हैं और सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। निम्बाहेड़ा की बात करें तो उदयलाल आंजना का गढ़ इसे माना जाता था, 14 सीटें बीजेपी को इस बार मिली है और सिर्फ 3 सीट कांग्रेस को मिल पाई है। तो हिंडौली, जो अशोक चांदना का गढ़ माना जाता है, 13 पंचायत समितियों पर बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन सिर्फ 10 सीटें कांग्रेस को मिली है। ये तमाम वो मंत्री हैं जिनके सहारे इस बार कांग्रेस ने ये पंचायत चुनाव लड़े थे। तो वहीं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहां पर चंद्रभान सोलंकी जुड़ रहे हैं, जैसलमेर से संवाददाता।
चंद्रभान, पंचायत चुनाव की हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, काफी चौंकाने वाले नतीजे इस बार सामने आए हैं। दावा लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा था, जीत को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ और ही नजर आई। जैसलमेर से क्या कुछ और सामने आया है? जी आयशा, जैसलमेर इस बार कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद जी भी और विधायक जैसलमेर के रूपाराम जी है, दोनों की आपसी लड़ाई के कारण इस बार कांग्रेस को नुकसान भी हुआ है जी। और कांग्रेस इस बार जैसलमेर 15 में से कुल 8 सीटें जिला परिषद 8 सीटें मिली है 17 में से, और कांग्रेस समिति में मिली कुल 8। बहुत नुकसान है, पूरे सीटें नहीं मिली इनको भी। चंद्रभान, क्या कुछ आपने प्रतिक्रिया लेने की यहाँ पर कोशिश की है? क्या कुछ जिस तरीके के परिणाम आए हैं, नेताओं का क्या कुछ इस पर कहना है? बीजेपी के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया अब तक आई है, या फिर अगर कांग्रेस से आपने बात करने की कोशिश की है तो कांग्रेस को जिस प्रकार की हार मिली है उस पर नेताओं का क्या कुछ कहना है? कांग्रेस कैबिनेट मंत्री के अपने भाइयों को निर्दलीय खड़ा कर दिया और कांग्रेस में नुकसान भी हुआ है उनको काफी सीटों से, और बीजेपी इसमें कई अपने मजबूत सीटें मान ली है और अपना जिला प्रमुख बनाने के लिए दावे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जिस तरीके की आपसी फूट की बात सब जगह से सामने आ रही है, इससे पहले हमने अजमेर का हाल जाना और झुंझुनू का हाल भी हमने कहीं ना कहीं जाना, सभी का ये कहना है कि पार्टी में जिस तरीके की आपसी फूट नजर आ रही थी उसका ही परिणाम ये है कि कांग्रेस को इस बार के नतीजे उनके लिए सामने नहीं आए हैं। क्या कुछ लगता है जैसलमेर में भी इसलिए ही इस प्रकार के नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस की आपसी फूट को देखते हुए? हाँ, क्योंकि यहाँ जैसलमेर में गाजी फकीर जो एक पूरा यहाँ जिसमें धुरंधर नेता माने जाते कांग्रेस के, और बड़े लीडर भी है, और उनके खुद के बेटे हार गए जैसलमेर जिले में, और उनको सीटें भी इनके कम आई है, और रूपाराम जी ने पूरी कोशिश की उन्होंने सीटें काफी लेके कांग्रेस के अंदर। कहीं न कहीं भाजपा को इसके अंदर फायदा मिल रहा है सबको के कारण। क्या लगता है चंद्रभान, जिस तरीके से अब आने वाले समय में और भी चुनाव प्रदेश भर में देखने को मिलेंगे, क्या इसका जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? ये तो खुले बीजेपी को फायदा मिल सकता है पूरा इसमें, कि कांग्रेस आपसी फूट के कारण दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है। लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश भी की होगी चंद्रभान आपने, उनका क्या कुछ कहना है पूरे नतीजों को देखते हुए? क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर में कृषि कानून को लेकर एक माहौल बना हुआ है, लगातार विपक्ष पर भी सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके के राजस्थान में नतीजे सामने आए हैं उस पर भी अब कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात ये है कि लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों से सामने आई है नतीजों को देखते हुए? लोगों की नतीजे की कृषि कानून को वापस लेना चाहिए, किसानों की जो मांगे उनको पूरा करना चाहिए। जो भाजपा किसानों को अत्याचार कर रही है, जो किसान अन्नदाता है उसके ऊपर जो ये नुकसान पहुंचा रही किसानों को, क्या किसान कानून वापस लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभान सोलंकी तमाम जानकारी जैसलमेर से देने के लिए। तो चुनावी नतीजों की हम बात कर रहे हैं, पंचायत चुनावी नतीजों की बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है आने वाले चुनाव में, ये भी तस्वीर साफ होती हुई नजर आई है। तो चलिए, अब संवाददाता सुरेश धवल हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं जालौर से। सुरेश, अगर जालौर की मैं बात करूं तो वहां पर क्या कुछ देखने को मिला, लोगों में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है, बीजेपी के नेताओं में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए, एक बड़ी बढ़त बीजेपी ने बनाई है पंचायत चुनाव में, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया अब तक मिल पाई है? जी देखिए, बिल्कुल इसी मैं आपको बता दूं, जालौर में कल जब पहले जो रुझान आया था, इस जो पहले रुझान में कांग्रेस आगे चल रही थी, और उसके बाद जो है जिला परिषद के जो है रुझान आने के बाद जो है भाजपा की जालौर जिले में कुल 21 सीटें हैं। 21 सीटों पर 19 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं, और वहीं 12 सीटें जो है वो कांग्रेस के कब्जे में गई है। तो इसको लेकर भाजपा की ओर से जो है भाजपा कार्यकर्ताओं में है, पदाधिकारी में जो है खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और जब देर रात को जो है रुझान आने के बाद जब 19 सीटें भाजपा को मिली, तो भाजपा ने जो है अपनी तरफ से तो बोर्ड पक्का कर लिया है। जालौर में ये सीधा दिखाई दे रहा है कि भाजपा का बोर्ड ही बन चुका है। तो अब जालौर में दूसरी बार लगातार जो है भाजपा का बोर्ड बनता हुआ
बन रहा है जी। क्योंकि अगर हम बात करें निगम चुनाव की, तो जिस प्रकार से जयपुर, कोटा और जोधपुर में निगम चुनाव में नतीजे मिले थे, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय दोनों ही पार्टियों में बना हुआ था कि आगे क्या कुछ भविष्य और रहने वाला है। पंचायत चुनाव ने कहीं ना कहीं वो तस्वीर भी साफ कर दी है। जिस प्रकार की आपसी फूट की लगातार यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि इससे पहले हमने अजमेर का, टोंक का हाल जाना, तो वहां से साफ तौर पर कहना है कि आपसी फूट जिस प्रकार की कांग्रेस में देखने को मिली है, उसका ये नतीजा रहा है कि परिणाम पंचायत चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ ये परिणाम आया है। सुरेश, अगर जालोर की मैं बात करूं तो कहां पर आखिरकार पार्टी की चूक रह गई? क्या जालोर में भी इस प्रकार की स्थिति नजर आई पार्टी के अंदर? ऐसी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये लोगों की नाराजगी जाहिर है। जालोर में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने पुरजोर जो है अपने बोर्ड बनाने और अपने जो सीटें हैं वो पूरी तरह से पाने के लिए खूब जो है पुरजोर कोशिश की। लेकिन कहीं न कहीं जालोर में लोगों के अंदर कांग्रेस की ओर से नाराजगी भी देखने को मिली है। पंचायत चुनावों में देखने को मिल रही थी, और अभी भी जो है पहले चरण के जो मतदान हुए थे उसमें कई जगहों पर बहिष्कार भी किया गया था, और चौथे चरण के तहत भी बहिष्कार हुआ था। इसमें लेकर कांग्रेस की जो मूलभूत सुविधाओं और को लेकर जो है लोगों में कांग्रेस को कहीं की नाराजगी भी देखने को मिली है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश धवल, जालौर से तमाम जानकारी देने के लिए। भीलवाड़ा से हमारे साथ यहाँ पर राहुल जुड़ रहे हैं, संवाददाता। राहुल, अगर भीलवाड़ा की मैं बात करूं तो क्या कुछ वहां से तस्वीर साफ हो पाई है? लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है जिस प्रकार के नतीजे कहीं ना कहीं सामने आए हैं? जिला परिषद की 37 सीटें थी, जिसपे 24 पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है और 10 पर कांग्रेस ने विजय हासिल की है। 3 सीटें ऐसी थी जिसपे कांग्रेस को पहले निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी थी। और ये देखा जाए तो 3 सीटें वो है जो एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी ने कांग्रेस को एक तोहफे के रूप में दी थी, क्योंकि 3 सीटें निर्विरोध मिली थी। कांग्रेस को बहुत ही विश्वास था कि जिला परिषद चुनाव में वो अपना बोर्ड बनाएंगे, पर बीजेपी ने जिस प्रकार से कांग्रेस के परंपरागत वोट जो होते हैं, ग्रामीण वोट, उनसे सहन मारी और 24 सीटें भाजपा पूर्ण बहुमत से लेकर आई है और बोर्ड भाजपा का बनता हुआ है। क्या कुछ लगता है राहुल, क्योंकि जीत का श्रेय किसे यहाँ पर मिलना चाहिए? क्योंकि हमेशा से ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से प्रचार प्रसार को इतना तवज्जो नहीं दिया गया, विधायकों के भरोसे पंचायत चुनाव लड़ा गया। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो किस बड़े नेता ने अपना पूरा जोर शोर इन चुनाव में लगाया? जी, बीजेपी जिला संगठन जो है, जैसे देखा जाए तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगा रखा था। क्षेत्रीय विधायक पूरे समय अपने कार्यकर्ताओं के बीच, वोटर्स के बीच लगे रहे और कार्य करते रहे। और वहीं कांग्रेस में देखा जाए तो कांग्रेस ने भी प्रयासों में कमी नहीं रखी थी, उन्होंने भी अपने इसी प्रकार से प्रयास करते रहे, पर जनता का रुख बीजेपी की तरफ था, इसलिए बीजेपी का बहुमत साबित हुआ है। चलिए राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर टोंक से हमारे साथ ब्रिजेश जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, अगर टोंक की बात करूं तो हमेशा से एक चर्चा की सीट टोंक रही है, क्योंकि देखिए सचिन पायलट का गढ़ इसे माना जा रहा था। सचिन पायलट हमेशा से सक्रिय रहे हैं टोंक की राजनीति में, लेकिन इस बार बात बिगड़ती हुई नजर आई। बीजेपी ने वहां पर अपना कब्जा जमाया है। क्या कुछ लगता है कहां पर आखिरकार चूक रह गई? देखिए, आई थी जिला परिषद में जो भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है, उसके अंदर जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी चूक रही है, क्योंकि इस बार जो टिकट बंटवारा हुआ है वो विधायकों के भरोसे हुआ है और विधायकों को ही वो सिंबल प्रदान किए गए हैं और विधायकों ने वो टिकट दिया है। उसका भी असर यहाँ पे देखने को मिला है। जबकि बीजेपी की जो रणनीति है वो बहुत अच्छी है और उन्होंने शुरू से आखिरी तक बिल्कुल ध्यान दिया है। आपको एक बात और बता दूं कि जिला परिषद में पहले भी भाजपा का बोर्ड था और अभी उम्मीद थी कि कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति के अकॉर्डिंग 25 में से 15 सीटें प्राप्त करी। जबकि अगर हम बात करें कि निवाई के अंदर भी प्रशांत बेरवा जो कांग्रेस विधायक है, वहां पे भी वो पिछड़ते हुए नजर आया, उन्होंने वहां पे भी 6 सीटें प्राप्त कर पाया। और इसके अलावा नई पंचायत समिति पीपलू बनी है, उसमें भी पूर्ण रूप से बहुमत भाजपा का हुआ है और ऐसे टोड़ा का हुआ है, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो उन्होंने अपने ऊपर ध्यान दिया है और अपने चुनाव खुद चुनाव लड़े हैं वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो टोंक का हाल ब्रिजेश यहाँ पर बता रहे थे, जिस प्रकार की आपसी फूट कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखने को मिली, उसका नतीजा साफ तौर पर पंचायत चुनाव पर भी पड़ा। और आज ये नतीजे सबके सामने, जहां बीजेपी को बढ़त बढ़ती हुई नजर आई और कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कई जगह जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां पर भी बीजेपी का दबदबा इस बार देखने को मिला।
तो अगर सीटों की अगर हम बात करें तो लक्ष्मणगढ़, जो कि गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और शिक्षा मंत्री भी है, उनका गढ़ माना जाता था, लेकिन यहां पर कांग्रेस को सिर्फ 11 सीट ही मिल पाई और बीजेपी को 13 सीटों पर यहाँ जीत हासिल हुई है। टोंक पंचायत चुनाव की जिस प्रकार के नतीजे सामने आए हैं, बीजेपी को एक बड़ी बढ़त इस बार मिली है, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस, जो कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उनको एक करारी हार यहां पर मिली है, जो कि चिंता का विषय अब कांग्रेस के लिए बनता जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में 636 जिला परिषद सदस्य और 4371 पंचायत समिति के चुनावी नतीजे सामने आए, जिसमें बीजेपी को बढ़त मिली है। साथ ही साथ अगर आप सीटों की बात करें तो लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस को केवल 11 सीट मिली, तो वहीं बीजेपी को 13 सीट मिली है। तो इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता लोकेश नागर यहां पर जुड़ रहे हैं। लोकेश, जिस प्रकार के नतीजे सामने आए हैं, बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं इस परीक्षा में पास होती हुई नजर आई, लेकिन अगर बात करें प्रदेश सरकार की तो इस बार जो दावे लगातार किए जा रहे थे जीत के, कांग्रेस को इस बार वो जीत नहीं मिल पाई, क्या कहेंगे? आज पंचायत चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों ने तमाम तैयारियां की थी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार के तमाम मंत्री जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार के रिजल्ट आए वो कांग्रेस के लिए सुखद नहीं है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा था किसान कर्ज माफी का जो वादा था उसे कर सत्ता हासिल कांग्रेस ने की थी। तो कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़ी संख्या में किसान वर्ग रहता है उसमें नाराजगी कांग्रेस के को लेकर थी। दूसरी तरफ कृषि बिल को लेकर जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में इस समय किसानों का बना हुआ है, तो निश्चित रूप आशा कर रही थी कि इन कृषि विरोध का असर इन पंचायत चुनाव पर भी पड़ेगा। तो चलिए, लगता है लोकेश से संपर्क यहाँ पर हमारा टूट गया है, जुड़ने की कोशिश वापस करेंगे। फिलहाल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमारे साथ हेमंत गोयल जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं ये। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका न्यूज इंडिया में। जी थैंक यू। जी हेमंत जी, पंचायत चुनाव के नतीजों से आप रूबरू हो ही गए होंगे, कहीं ना कहीं परीक्षा में इस बार कांग्रेस फेल होती हुई नजर आई, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि कांग्रेस पंचायत चुनावों से फेल हुई है या हतोत्साहित है। हमें ये मानना होगा जी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो ये तो बिल्कुल माना नहीं जा सकता कि 100% नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे या बीजेपी के पक्ष में आएंगे। अभी जो पंचायत चुनावों के नतीजे सामने आए हैं वो करीब करीब दोनों को 50-50% मिले हैं, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी केंद्र पोषित योजनाएं हैं जिनमें ग्रामीणों को सीधे सीधे उनके खातों में पैसा जाता है। और अब ये भी मानना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में, मतदाताओं में इस बात को लेकर जागरूकता आई है कि कौन सी योजना केंद्र पोषित है और कौन सी योजना राज्य पोषित है जी। इसलिए उन्हें पता है कि ऐसी बहुत सी योजनाएं जैसे किसानों के खातों में सीधा पैसा आ रहा है, केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। और मैं आपको एक बात और यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि 2015 में जिला परिषद की 21 सीट भाजपा को मिली थी, 12 सीट कांग्रेस ने जीती, जबकि उस समय केंद्र और प्रदेश दोनों में बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने 12 सीटें जीती। हम 2008 की बात करें तो 2008 में गहलोत सरकार ने, कांग्रेस ने 24 सीटें जिला परिषद की जीती, बीजेपी ने मात्र 8 सीटें जीती, क्योंकि उस समय केंद्र और राज्य दोनों सरकार कांग्रेस की थी। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि चूंकि दोनों जगह सरकार कांग्रेस की नहीं है, इसलिए ये उम्मीद करना बिल्कुल व्यर्थ होगा कि सारी सीटें कांग्रेस को मिल जाएंगी या सारी सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी। लेकिन सर, शुरुआत में दावे तो इसी के बात के किए जा रहे थे, आश्वस्त तो कहीं ना कहीं आपके नेता इसी बात को लेकर थे कि जीत मिल जाएगी, तो क्यों आखिरकार अब ये बात कही जा रही है? एक अलग बात है और धरातल पर नतीजे निकालना एक अलग बात है। अभी अगर हम बीकानेर के जो सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल जी, उनकी बात करें तो उनके खुद के बेटे जिला परिषद चुनाव हार गए, तो क्या ये मान लिया जाए कि बीकानेर में मंत्री जी का जनादेश और समर्थन खत्म हो गया? कहीं ना कहीं कृष्णा पूनिया का जिक्र भी आप यहाँ पर करेंगे सर? फिर तो नहीं, कृष्णा पूनिया का भी जिक्र करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। इस तरह के और भी जो बीजेपी के भी नेता हैं, सरदार शहर से विधायक भंवरलाल शर्मा की पत्नी है, वो चुनाव हारी है ना। श्री माधोपुर के पूर्व विधायक झारी खां के बेटे दुर्गा सिंह चुनाव हार गए।
गढ़ी से भाजपा विधायक कैलाश मीणा की पुत्रवधू चुनाव हार गई। हाँ। तो इनको हमें मिले जुले रूप में देखना होगा। हमें क्या ये माना जाए सर, राजस्थान में कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार कामकाज करने में सफल नहीं रह पाई है? केंद्र सरकार की योजनाओं की आप लगातार बात कर रहे हैं, चाहे उनके खातों में पैसे पहुंच रहे हैं या फिर कुछ भी बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जाए कि केंद्र सरकार कामयाब यहाँ पर रह पाई है अपनी जो भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए, और इस प्रकार के नतीजे तभी सामने आए हैं? नहीं, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि केंद्र की योजनाएं, जो केंद्र पोषित योजनाएं, वो उनके जरिए ग्रामीणों के और लाभान्वित लोगों के खातों में पैसा पहुंच रहा है। ऐसी बहुत सी योजना, हम कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल में खुद प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि राजस्थान में जितना अच्छा प्रबंधन के साथ काम हुआ कोरोना काल में, जिस तरह लोगों को राहत मिली, मुख्यमंत्री जी ने ये एक आह्वान किया जनता का कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, हमें ये करना है, और वो कर दिखाया। उनके आह्वान पर कितनी सारी एनजीओ, आम आदमी व्यक्ति सामने आए और उन्होंने लोगों को खाना खिलाने का काम किया। तो ये मानना बिल्कुल बेमानी होगा कि कांग्रेस में कोई अपना जनमत खोया, जनमत में कमी आई, ये मानना बिल्कुल भी संभव नहीं है। चलिए, लोकेश नागर हमारे साथ यहाँ पर संवाददाता जुड़ रहे हैं। लोकेश, यहाँ पर जिस प्रकार से हेमंत जी बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं योजनाएं जिस प्रकार की केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है, एक उसका फायदा भी यहाँ पर बीजेपी को मिला है, लेकिन उस बात से वो सहमत नहीं है। बात आप लगातार सुन रहे होंगे, क्या आप सहमत हैं हेमंत जी की बात से? निश्चित रूप से आयुषी, जिस प्रकार पंचायत चुनाव के नतीजे आए तो ये बीजेपी के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी ने पंचायत चुनाव की महत्ता को समझते हुए लगातार अपने नेता, मंत्री, विधायकों को, सभी सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था, और जमीनी स्तर पर संगठन जो बीजेपी का काम कर रहा था वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक सुखद समाचार लेकर आया है। लेकिन हम बात करें कांग्रेस के जो दिग्गज नेता रहे, सरकार में मंत्री थे, खुद डिप्टी सीएम सचिन पायलट पूर्व डिप्टी सीएम रहे, उनके क्षेत्र में जो जिला प्रमुख के कैंडिडेट थे गाथा, और जिलाध्यक्ष भी संगठन के वहां रहे, वो चुनाव हार गए। अशोक चांदना हिंडोली में जो परिणाम आए वो निश्चित रूप से अशोक चांदना के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार वो लगातार संगठन में दावा करते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी उनका पर बड़ा विश्वास है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो रिजल्ट है बीजेपी के पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे मोटा कारण ये रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार पंचायत चुनाव से पहले ही पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से सरकार गुजरी, और 2 महीने कहीं ना कहीं जो बाड़ेबंदी का समय रहा है वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक नाराजगी का विषय रहा है। लोकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर 2 मेहमान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ, बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ एसपी मित्तल जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज इंडिया में सर। चलिए, पहला सवाल एसपी मित्तल जी से मैं लेना चाहूंगी। एसपी मित्तल जी, जिस प्रकार से पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव ऐसे चुनाव होते हैं जहां पर माना यह जाता है कि प्रदेश में जिसकी सरकार होती है उसे कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, लेकिन 1 दशक के बाद ये नतीजे सामने आए हैं जहां इस बार ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। कई बड़े नेताओं की साख भी इस बार दांव पर लगी थी। लक्ष्मणगढ़ सीट से, जो कि गोविंद सिंह डोटासरा का गढ़ माना जाता है, टोंक से सचिन पायलट, अजमेर से रघु शर्मा है, और निम्बाहेड़ा से उदयलाल आंजना है। लेकिन जिस प्रकार के नतीजों की उम्मीद कांग्रेस इस बार कर रही थी, वो नतीजे इस बार सामने नहीं आए हैं। क्या कुछ आपको लगता है कहां पर चूक इस बार रह गई है? आयुषी जी, ये जो पंचायत राज के चुनाव परिणाम आए हैं वो तब आए हैं जब राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार 17 दिसंबर को अपने 2 वर्ष पूरे करने जा रही है। एक और पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल बनाया जा रहा था कि सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, उनको गिनाया जा रहा था, योजनाएं बनाई जा रही थी। वहीं अभी जो पंचायत राज के चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें से 222 पंचायत समितियों में से मात्र 81 पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत मिला है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति कैसी है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सचिन पायलट हैं, जो डिप्टी सीएम के पद पे रहे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद पे रहे, जब इन दोनों पदों पर वो काबिज थे तब उन्होंने ये बात कही कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार वो वायदे पूरे नहीं कर रही है जो कांग्रेस ने दिसंबर 2018 में
वायदे किए थे चुनाव के दौरान, वो बराबर कहते रहे। इस बात को कहने के लिए वो दिल्ली तक गए, लेकिन उसके बाद पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन आज जब परिणाम सामने आए पंचायत राज चुनाव के, तो सचिन पायलट का यह कथन साबित होता है कि सरकार ने जनता से अपने वायदे पूरे नहीं किए। मुझे लगता है कि जो सचिन पायलट जो बात कह रहे थे, वही जनता ने उस पर मोहर लगाई है, जिस तरीके से चुनाव परिणाम सामने आए। जहां तक जिला परिषद का सवाल है, राजस्थान में 21 जिलों के अंदर जिला परिषद के चुनाव हुए। वहां पर आप देखिए कुल मिला के 5 में कांग्रेस को बहुमत मिला है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस की क्या स्थिति है। चलिए, अशोक सिंह शेखावत जी के पास यहाँ पर जाना चाहूंगी। अशोक जी, बीजेपी के इस बार पक्ष में नतीजे रहे हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि इस बार बीजेपी को काफी खुशी मिली है। मैं मित्तल साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा जी। देखिए मीडिया इसको इस तरह से पेश कर रहा है जैसे कि बीजेपी को सारी सीटें बीजेपी को मिल गई। ऐसा नहीं है, नतीजे हमारे सामने हैं। और जहां तक योजनाओं को लागू करने का प्रश्न है, सबको मालूम है कि 9 महीने 10 महीने कोरोना काल में निकल गए और किस तरह से इतना उत्तम और सूक्ष्म प्रबंधन कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार ने किया कि प्रधानमंत्री जी को विवश होकर उनकी तारीफ करनी पड़ी। उसके बावजूद भी आज चुनावों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, ये आपको मानना चाहिए। और जहां तक योजनाओं का सवाल है, अभी 2 साल व्यतीत हुए हैं। सारी योजनाएं कोई 2 साल में पूरी नहीं की जाती हैं, अभी 3 साल बाकी हैं। तो सारी योजनाओं को लागू करने के लिए पूरा 5 साल का समय लिया जाता है। बहुत सारी योजनाएं लागू कर दी गई हैं, चाहे जन घोषणा पत्र की योजनाएं हैं या बजट घोषणाएं हैं। सर, लेकिन 5 साल पूरे करते करते पार्टी में आपसी फूट की बात क्यों आ रही है? क्योंकि इससे पहले लगातार हमारे संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो स्थिति लगातार देख रहे हैं। हमेशा आपसी फूट की बातचीत क्यों आ रही है सभी क्षेत्रों से? मुझे आप बताइए, आपसी फूट जहाँ 4 जनों का परिवार होता है, वहाँ पर भी हमें मतों में भिन्नता मिल सकती है। कांग्रेस इतनी बड़ी सरकार पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जहां पर डेमोक्रेसी, इंटरनेट डेमोक्रेसी है, तो वहां पर मतों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन मतभेद नहीं हो सकते। चलिए सर, अशोक जी काफी लंबे समय से हमारे साथ बने हुए, उनसे जवाब जान लेते हैं इस बात का, जो भी सवाल आपने उठाए हैं यहाँ पर। अशोक जी, लगातार बात आप हेमंत जी की सुन रहे होंगे, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखो कि सबसे पहले तो हम धन्यवाद जनता को देते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के अंदर जिस प्रकार से हमारे जिला परिषद के मेंबरशिप हो, चाहे पंचायत समिति के मेंबर हो, उनको वोट प्रतिशत अधिक दिया है जी, और उनको धन्यवाद। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, संगठन के द्वारा जिस प्रकार से रणनीति बनाई गई और जनता ने कांग्रेस के सरकार के 2 साल के शासनकाल के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने राजस्थान के अंदर किस प्रकार के जो कार्य किए हैं और किस प्रकार से पार्टी संगठन में और सरकार के अंदर जो आपसी गुटबाजी है, उसको देखते हुए जनता के द्वारा जो जनादेश दिया गया है, जिसको हमें पूरी जनता स्वीकार कर रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 2 साल में यहाँ पर क्या काम किया है। इनके डोटासरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन क्षेत्र है लक्ष्मणगढ़, उसमें कांग्रेस हार गई। पायलट साहब की कांग्रेस में हार गई। रघु शर्मा जी चिकित्सा मंत्री उनके हार गए। अंजना जी है उनके मंत्री, उनकी जगह से हार गई। अशोक चांदना जी उनके हार गई। महेंद्र चौधरी जी की हार गई। इसके अलावा आपको और बताऊं मैं आपको, विधानसभा जो क्षेत्र है इसमें उपचुनाव होंगे 5-6 महीने के बाद के अंदर। सहाड़ा जो भीलवाड़ा में आता है, उसके पंचायत समिति के अंदर कांग्रेस का रोड नहीं बढ़ के बीजेपी के मेंबर ज्यादा हैं। राजसमंद के अंदर बीजेपी के ज्यादा है। सुजानगढ़ के अंदर वहां ज्यादा है। चूरू जिले के अंदर पूरे क्षेत्र के अंदर बीजेपी बन रही है। झुंझुनू जैसे क्षेत्र के अंदर जहां बीजेपी नहीं आती थी, वहां इस बार बीजेपी का आपका बोर्ड बनने जाएगा। इसका जिला प्रमुख के हिसाब से आप देखिए, जहां तक आप देखिए कि कांग्रेस के सरकार ने क्या ऐसा कोई काम किया? सिर्फ भड़काने के अलावा कोई काम नहीं किया। कृषि बिल के ऊपर कितना इन्होंने हाई उल्ला किया, लेकिन वही किसान वर्ग, वही मजदूर वर्ग, वही वहां के लोग हैं जिसके लिए कहते थे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस कृषि बिल का किस प्रकार से विरोध होगा, लेकिन जनता ने मोहर लगाई कि आप इस कृषि बिल का जो एक क्रांतिकारी बिल लेके आए हैं, जो आप खुद समर्थन करते थे, उस बिल के बारे में आपने अनगढ़ रूप से किस प्रकार से आपने बयानबाजी करी। 3 बिल जो आप लेके आए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेके आए आप, जो आपको लाने का कोई राइट नहीं बनता है, उस पर मोहर लगाने के कार्य
आज जनता ने किया है, तो हम जनता को साधुवाद देते हैं कि इस प्रकार से जनता ने हमारे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेंबर को चुने हैं, वो हम चाहते हैं कि पूरी आशा के साथ कहते हैं कि हमारा जैसे प्रकार से प्रमुख बनेंगे, चाहे प्रधान के रूप में हो या जिला परिषद के आपके जिला प्रमुख के रूप में हो, तो वह जनता के काम करने का कार्य करेंगे। हेमंत जी, जिस प्रकार से अशोक जी भी इस बात का जिक्र यहाँ पर करें, कहीं ना कहीं ये तो आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी की तरफ से टक्कर तो यहाँ पर कड़ी मिली है आपको, चाहे निगम चुनाव की अगर हम बात करें या फिर पंचायत चुनाव की हम बात करें। उस वक्त भी बात ये सामने आ रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि प्रचार प्रसार पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन आपके नेताओं का उस वक्त ये कहना था कि स्थानीय चुनाव होते हैं जिसमें स्थानीय मुद्दे होते हैं, इसमें बड़े नेताओं की कुछ काम उनका नहीं होता है। लेकिन पंचायत चुनाव में भी वही बात सामने आ रही है। क्या ये माना जाए कि ये कांग्रेस कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस अपनी जीत को लेकर हो जाती है और इसीलिए इन छोटे चुनाव को इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से? देखिए, कांग्रेस का संगठन ब्लॉक लेवल तक, ग्राम पंचायत लेवल तक है और हमारे वहां के कार्यक्रम इतने सक्षम हैं कि वो अपने स्थानीय स्तर पर भी इश्यूज को एड्रेस करना जानते हैं, चुनाव लड़ना जानते हैं और सूक्ष्म प्रबंधन जानते हैं। कांग्रेस कोई आज की पार्टी नहीं है, देश की आजादी दिलवाने में कांग्रेस का अहम योगदान रहा है। लेकिन सर चलिए, आप इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन जो बड़े नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, जिनको जनता ने इससे पहले अपना बहुमत दिया था, चाहे रघु शर्मा की मैं बात करूं या फिर अशोक चांदना की मैं बात करूं, उदयलाल आंजना की मैं बात करूं, ये नेता आखिरकार अपना गढ़ बचाने में क्यों कामयाब नहीं हो पाए? नहीं, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, गढ़ बह कहाँ गया? क्या बीजेपी को सीट नहीं मिलती? क्या उसी केंद्र में सरकार? लेकिन सर दावा तो बहुमत का किया जा रहा था ना इससे पहले कि पूरी की पूरी सीटें यहाँ पर जीती जाएंगी, सारी सीटें जीतेंगे, लेकिन वो नहीं जीत पाए। तो दावा करना एक अलग बात है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि आज अगर हम जैसे अभी कहा कि सब लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस को 25 में से केवल 11 मिली, तो भाजपा को तो 25 नहीं मिल गई ना, बीजेपी को 13 ही मिली है। तो जैसा मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा हूँ कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो अजमेर की सीट की क्या बात करेंगे सर, जहां पर 9 सीटों पर बीजेपी जीती और सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, वहां का जिक्र क्या करेंगे? देखिए, वहां की क्या स्थानीय परिस्थिति रही और क्या कई बार ये मान सकते हैं कि उम्मीदवारों के चयन में कुछ गलतियां हो सकती हैं, अन्यथा या फिर वहां की कोई स्थानीय मुद्दे कुछ इस तरह के रहे होंगे या कि विधायक से कोई नाराजगी हो सकती है, ये बातें कई हो सकती हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी कहना उचित नहीं होगा कि कोई बीजेपी ने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए हो या कोई बीजेपी ने बहुत बड़ा कोई पर्चा चढ़ा दिया हो। ये बात जनता के जनादेश से भी जाहिर नहीं हो रही है। अशोक जी, हेमंत जी की बात से सहमत है? मुझे लगता है कि बीजेपी की खुशी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बच नहीं रही है। देखो कि हम तो जिस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी है उसमें कोई उनका टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस एक वृद्ध पार्टी के रूप में ये कह रहे हैं बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन किसी समय थी, लेकिन आज के दिन आप समय देखो, आप अब रीजनल पार्टी की बी या सी टीम बनने के लिए तैयार हो रही है, तो ये कहेंगे सब बहुत बड़ी पार्टी है, फिर कह रहे हैं सब ब्लॉक स्तर पर है। ब्लॉक स्तर पर आप करिए, आपको कौन मना करता है? लेकिन आज प्रदेश का आप संगठन देखिए कांग्रेस का, सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष के अलावा आप कुछ नहीं है, सारे विधायकों के ऊपर निर्भर है। विधायकों ने चाहे जिस प्रकार से टिकट दिया, संगठन का कोई नाम नहीं है। जिस संगठन ने 5-6 साल काम किया, उन संगठन को सबको भंग कर दिया गया है, उनकी कोई सुनी नहीं गई है। तो इस प्रकार के संगठन का आप करोगे तो काम का नतीजा यही होगा। कितने तक आप सरकार के महत्व में रह करके और मशीनरी का प्रयोग करके आप चाहो कि जनता से कितना वोट ले सकते हो, तो नतीजा आ गया ना। कितने लिए नगर निगमों के चुनाव हुए, उसमें इन्होंने क्या किया? आप ये देखिए, जयपुर जैसे क्षेत्र के अंदर, हेरिटेज के अंदर 5000 वार्ड वाले जो मुस्लिम क्षेत्र के वार्ड थे उनको 5000 कर दिया, हिंदू वाले थे उनको 8500, 9000, 10,000 कर दिया। ऐसे करके तो चुनाव जीते हैं। जैसे नगर निगम जयपुर की बात कर रहे हैं, जहाँ ग्रेटर से इनकी चेयरपर्सन चुनी गई है, वो फर्जी तरीके से चुनाव जीत गई। कौन से नगर निगम की ये बात कर रहे हैं? अरे आपको पता ही नहीं, जयपुर में इनका गढ़ होता था, अखबारों की कटिंग मत देखा इनका गढ़ होता था। कौन से नगर निगम चुनावों की बात कर रहे हैं अशोक सिंह जी? अजय हेमंत जी, आप अखबारों की कटिंग से मत देखा करो, मत देखा करो। में भी नाम था। चुनाव आयोग ने उनको चिन्ह दिया है, चुनाव आयोग ने उनको सर्टिफिकेट दिया है, चुनाव आयोग ने सब कुछ काम किया है।
वो भी पता लग जाएगा, वो भी पता लग जाएगा। हाँ लग जाएगा, तो हम भी कह रहे हैं लग जाएगा, पता लग जाएगा। हाँ एक ये तो है कि वोट किसका कहाँ था, किसका वोट नहीं था, ये तो है ना। अभी नोटिस जारी है, उसका जवाब देंगे, एविडेंस आएगी, सारी चीजें आएगी, दूध का दूध धुल जाएगा। आप बिल्कुल बना रहे हो, पता लग जाएगा, पता चल जाएगा ना। आप तो जनता ने तो आप पर मोहर नहीं लगाई ना। नहीं ये कैसे कह रहे हो जनता ने मोहर नहीं लगाई? ये आपका आकलन हो सकता है, ये जनता का आकलन नहीं है, ये आपका नहीं, आपका आकलन कुछ भी हो सकता है। आपके जो जितने में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जनता ने मोहर लगाई, हमने 4 जीत ली। धारीवाल जी तो यही बात कहते थे ना। आपके हैदराबाद में आपने अमित शाह जी को उतार दिया। सर हैदराबाद की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि प्रदेश के हालातों की हम बात कर रहे हैं, प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजों की हम बात कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व है, पिकनिक मनाने के लिए विदेश चले जाते हैं, तो जाइए, कौन मना करता है? हमारे तो हम चाहते हैं कि हर चीज पंचवाले में अभी आ सकते हैं, उसमें क्या खराबी है? आना चाहिए। चलिए, संवाददाता लोकेश नागर भी काफी देर से हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। लोकेश, जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पर हो रही है, क्योंकि हेमंत जी देखिए जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जिस प्रकार की जीत मिली है वो उनके लिए, उनके पक्ष में है। उनका कहना है कि 50-50 यहाँ पर जिस प्रकार के नतीजे रहे हैं वो 50-50 रहे हैं। क्या कुछ माना जाए, क्योंकि अंतर्कलह की बात से भी साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि नेताओं ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है, लेकिन क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि आपने बहुत करीब से जनता की बात सुनी है, ग्राउंड जीरो पर आप हमेशा मौजूद रहे, क्या कुछ आपको लगता है कि कहां पर आखिरकार पार्टी चूक गई है और कहां पर बीजेपी को इसका फायदा मिल गया है? चलिए, एक फाइनल कमेंट आप दोनों से जान लेती हूँ हेमंत जी, क्योंकि समय की कमी हमारे पास है। क्या कुछ लगता है, क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे सामने आए हैं, आगे आने वाले समय में क्या कुछ राजनीतिक भविष्य रहने वाला है कांग्रेस का? देखिए, पंचायत चुनावों से जोड़कर उपचुनावों को देखा जा रहा है। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि तीनों उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी। जितना बढ़िया काम माननीय अशोक गहलोत जी सरकार कर रही है, हम ये मान सकते हैं कि वसुंधरा राज्य सरकार में एमएलए और मंत्री उनसे मिलने के लिए तरसते थे। आप कौन सी बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं? आज कांग्रेस में आम आदमी जाके अशोक गहलोत साहब से मिल सकता है। सबसे वंचित वर्ग दिव्यांग वर्ग होता है। लेकिन अगर हेमंत जी मिलने की बात अगर हम करें तो सचिन पायलट की बात भी आपको याद ही होगी, जहां पर उनकी हमेशा से शिकायत रही है कि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं। उनकी शिकायत नहीं रही थी, कभी उनकी शिकायत नहीं, और कभी कोई गिले शिकवे सचिन पायलट साहब के नहीं रहे। सुझाव देने का हक सभी को है, यही रियल में डेमोक्रेसी होती है। चलिए, एक अशोक जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अशोक जी, आपका क्या कुछ कहना है? देखो कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ा है संगठन के हिसाब से, आने वाले नगर निकायों के जो चुनाव होंगे 90 के अंदर, भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस से हमें कोई सीख लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी सीख जो लेगा वो 30 से 4थे नंबर पायदान पर जाएगा और जनता की सेवा ही नहीं करेंगे। जिस प्रकार से पायलट जी का देख लीजिए, आपने खुद ने कहा, कहाँ मिलते तो ऐसा घटनाक्रम होता क्या? राजस्थान में कभी हुआ नहीं, हुआ ना ऐसा। आपका ही कार्यकर्ता थे, कहाँ से गए? एक अध्यक्ष से आप मिल नहीं सकते तो आप तो मंत्रियों की दूसरों की बातें कर रहे हो। तो संगठन का सर्वोपरि होता है, और उसके संगठन के जितने भी आदमी काम करने वाले थे सबको आपने एक तिनके से रूप में निखार दिया, क्योंकि वो इस्तीफा दे रहे थे सभी। तो आपने सोचा कि इस्तीफा तो कैसे करें, उनको एक साथ उनका जितना होता उनको बर्खास्त कर दिया आपने। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनकी तरफ, कांग्रेस की तरफ ध्यान नहीं देती है। जो उनका मिशन है उस मिशन के हिसाब से जनता के काम को देख करके हम वो काम करते हैं, और आगे भी हम काम करते रहेंगे। चलिए, समय की कमी के कारण चर्चा को यहीं पे हमें समाप्त करना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो बीजेपी की बढ़त ने कांग्रेस की चिंता को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है। तो वही अगर चुनाव के नतीजों की बात करें तो आने वाले समय के लिए एक बड़ा संकेत भी इन नतीजों ने दिया है कि आखिरकार ग्रामीण परिवेश की जनता के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में 10 दिसंबर और 11 दिसंबर की तारीख भी काफी अहम है, क्योंकि 10 दिसंबर को उप प्रधान और 11 दिसंबर को उप प्रमुख का चुनाव होना है। ऐसे में ये वक्त तय करेगा कि बीजेपी की रणनीति काम करेगी या फिर कांग्रेस की चाल कामयाब होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।